जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 10th विज्ञान बायोलॉजी यानी जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, जीव विज्ञान अध्याय 9 का, जिसका नाम है आनुवंशिकता एवं जैव विकास का, आज हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। इसमें हमने कुल ऑब्जेक्टिव की संख्या 55 लिया है, यानी 55 लिया है। तो प्रत्येक प्रश्न को बारी बारी से करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? जो मानव शरीर है, यानी कोई भी कोशिका यानी सभी कोशिका में डीएनए होते हैं, और डीएनए में क्या होता है, जो उसी में क्या रहता है, गुणसूत्र होता है। तो पूछ रहा है कि कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कितने कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो कितने जोड़ा होते हैं, तो 23 जोड़ा होते हैं, यानी एक का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर संख्या पूछता तो हो जाता 46, यानी तब एक का आंसर क्या हो जाता, डी। लेकिन यहाँ पर युग्म पूछा है तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, एक का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न है, वंशानुगत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? वंशानुगत नियमों का पालन किसने किया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया। तो ये सबसे पहले किस पौधा पर यानी नियम लागू किया था? तो मटर के पौधा पर, और इनका घर कहाँ था, ऑस्ट्रिया। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न है, गुणसूत्रों की खोज किस ईस्वी में हुई? तो गुणसूत्रों की खोज 1875 ईस्वी में हुई, यानी जो 3 है इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है, अड़हुल किस प्रकार का फूल है? जो अड़हुल होता है, जिसको बोलचाल में कहते हैं, वो किस प्रकार का पुष्प है? तो वो द्विलिंगी पुष्प है, यानी इसमें मादा जनन और नर जनन तंत्र दोनों होते हैं, यानी 4 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, समजात अंगों के उदाहरण है। समजात अंग का क्या मतलब होता है कि उसका उत्पत्ति एक जैसा हो, यानी स्ट्रक्चर एक जैसा हो, लेकिन उसका फंक्शन यानी कार्य अलग अलग हो। जिसे यहाँ पर इसका कौन हो सकता है समजात अंग का उदाहरण? तो हमारे हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद। तो ये समजात अंग है, क्योंकि हमारे हाथ और कुत्ते का हाथ एक जैसा होता है, लेकिन हमारे हाथ का कार्य अलग होता है, यानी फंक्शन, और कुत्ते का हाथ का फंक्शन अलग होता है। हमारे हाथ का काम होता है जैसे खाना खाना या कोई कार्य को करना, लेकिन कुत्ता का जो अगले हाथ होता है उसको वो किसका उपयोग करते हैं, यानी चलने का उपयोग करते हैं। यानी 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 5 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु का अर्थ होता है, उभय मतलब क्या होता है, दोनों, यानी दोनों लिंग हो, यानी नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। तो इसमें कौन है, केचुआ, यानी जिसको बोलचाल में चाली भी कहा जाता है, यानी 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 6 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? तो 2 प्रकार के अंग होते हैं, एक समजात अंग होते हैं या समविदिती या असमजात। तो समजात अंग का अर्थ होता है कि यानी उसका स्ट्रक्चर एक जैसा हो और उसका फंक्शन अलग अलग हो, और समवृत्ति या असमजात अंगों का अर्थ होता है यानी उसका फंक्शन एक जैसा हो और स्ट्रक्चर अलग अलग हो। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, कीटों का पंख और चमगादड़ का पंख। तो कीट का पंख उस किस लिए होता है, यानी उड़ने के लिए होता है, और चमगादड़ का भी पंख उड़ने के लिए होता है, यानी इसका क्या है, फंक्शन एक जैसा है। तो ये क्या हो जाएगा, समवृत्ति यानी असमजात अंग हो जाएगा। इसी को क्या कहा जाता है, असमजात अंग, यानी 7 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो प्राकृतिक सिद्धांत का चयन किसने दिया? तो डार्विन ने दिया। सबसे पहले डार्विन ने दिया, यानी 8 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, डार्विन। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न है, दी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये किसने लिखी, तो इसने भी जो प्राकृतिकवाद का सिद्धांत दिया उसी ने लिखा, यानी प्राकृतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया, डार्विन। तो डार्विन ने ही इस पुस्तक को लिखा, यानी 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
उसके बाद 10 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न है, मेंडल ने मटर के पौधे में किन विभिन्न विकल्पी लक्षणों को चयनित किया था। यानी इसमें बताना है कि मेंडल जो मटर का पौधा का उपयोग किया किन के कारण किया, क्योंकि इसका बीज क्या होता है, गोल होता है। यानी 10 का आंसर क्या हो जाएगा, बी, गोल के कारण किया। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न है, मानव में ऑटोजोम की संख्या कितनी होती है। ऑटोजोम की संख्या 22 जोड़ी होती है और लिंग क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है, 23 जोड़ी होती है। यानी अगर ऑटोजोम पूछा जाएगा तो 22 जोड़ी लगाएंगे। यानी जो 11 है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में लिंग का निर्धारण कौन करता है। इसका पहला ऑप्शन है ऑटोजोम, दूसरा ऑप्शन है लिंग क्रोमोजोम, तीसरा ऑप्शन है ए एवं बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो मनुष्य में लिंग का निर्धारण कौन करता है, तो लिंग क्रोमोजोम करता है। यानी जो ये 12 है इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो 23 होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ही गलत दिया गया। अगर मानव युग्मक के गुणसूत्र की संख्या, अगर युग्म यानी जोड़ा पूछा जाए तो 23 होता है, लेकिन अगर संख्या पूछा जाए तो कितना होता है, 46 होता है। यानी इसका आंसर कितना होना चाहिए, 46 होना चाहिए। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, मेंडल के एक संकरण प्रयोग के दौरान F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे का लक्षण प्रारूप अनुपात, यानी जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिनोटाइप रेशियो है। तो जो मेंडल थे वो सबसे पहले किनका यानी एक संकरण लाए, तो एक लंबे पौधे लिए और एक बौने पौधे, तो इसका संकरण किए। तो इसका यानी F2 पीढ़ी का यानी जो अनुपात था फिनोटाइप वो कितना आया, 3:1 आया। यानी जो 14 है इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और फिनोटाइप का मतलब होता है जो बाहर से दिखता है, और जीनोटाइप का अर्थ होता है जो अंदर से दिखता है। यानी इसका क्या हो जाएगा, 3:1। अगर यहाँ पर जीनोटाइप पूछता है, यानी यहाँ पर अगर जीनोटाइप पूछता तो क्या हो जाता है, 1:2:1 हो जाता। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में लगभग कितने जीन होते हैं। तो मानव शरीर में लगभग 30,000 से 40,000 तक जीन होते हैं। यानी 15 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, बच्चे के लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र पर निर्भर करता है। तो पिता के वाई गुणसूत्र पर। यानी 16 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न है, उस पौधे का नाम बताइए जिस पर मेंडल ने प्रयोग किए थे। तो उस पौधा का क्या नाम है, मटर का पौधा। यानी मटर का पौधा। यानी 17 है इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 17 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, मेंडल ने मटर कुल के पौधे यानी पाइसम सेटिवम के कुल कितने पौधे विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था। तो ये कितने पौधे का अध्ययन किया था, 7। यानी ये कम समय में हो जाता है। इसी प्रकार ये 7 लक्षणों का अध्ययन किया और मेंडल ने तब मटर के पौधे को चुना है। यानी 18 इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया। तो मटर। यानी 19 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मटर के पौधे को चयन किया। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के आनुवांशिकी एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, आनुवांशिकी कहा जाता है। तो इसमें आनुवांशिकी नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि आनुवांशिकी का इंग्लिश क्या होता है, जेनेटिक्स होता है। उसके बाद यानी 20 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जेनेटिक्स। 20 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 21वां प्रश्न है, पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है। तो पुरुष में क्या होता है, XY, और मादा में क्या होता है, XX। यानी 21 का आंसर क्या हो जाएगा, XY कहाँ पर है, ए नंबर में। यानी जो 21 है इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न है, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। यानी किसी जीव का जीनी संरचना क्या कहलाता है, जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है। और जीनोटाइप को हम लोग किस प्रकार देखते हैं, तो अंदर से देखना पड़ता है। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 23 नंबर प्रश्न है,
मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया? तो किस पौधे का चयन किया? यानी साधारण मटर, यानी मटर के पौधे को क्या क्या चयन किया, यानी 23 का भी आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? आनुवांशिकी कहलाता है, और इसी का इंग्लिश क्या होता है? जेनेटिक्स होता है। यानी 24 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न है, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंध किससे है? चैंपियनजी से है। यानी 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न है, प्लेनेरिया की आँख कैसी होती है? तो इसका बहुत साधारण होता है। यानी 26 का भी आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर प्रश्न है, गुणसूत्र बने होते हैं, यानी गुणसूत्र किससे बने होते हैं? तो ये डीएनए तथा प्रोटीन से बने होते हैं। यानी क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? डीएनए तथा प्रोटीन से। यानी जब डीएनए कंडेंस हो जाता है और उसमें प्रोटीन, जैसे हिस्टोन प्रोटीन होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन जब मिलता है और आरएनए, उसी से क्या बनता है? क्रोमोसोम बनता है। उसके बाद 28 नंबर प्रश्न है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो सबसे पहले जीन शब्द का प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक का नाम था जॉनसन। यानी 28 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जॉनसन वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीन शब्द की सबसे पहले प्रस्तुत किया। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न है, गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? तो गुणसूत्र कहाँ में पाया जाता है? तो केंद्रक, और केंद्रक में भी कहाँ? यानी डीएनए, यानी केंद्रक में बनता है और डीएनए से ही बनता है, यानी केंद्रक में पाया जाता है। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 30 नंबर प्रश्न है, जीवन उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था? तो ये कैसा था? यानी साधारण वातावरण नहीं था, यानी अपचायक वातावरण था। यानी इसमें कोई जीव यानी संभव ही नहीं था रहना, उस प्रकार का वातावरण था। यानी 30 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद 31 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। जिसने प्राकृतिक का चुनाव किया वो सबसे पहले, यह प्रश्न एक बार और आया था कि प्राकृतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया? और यहाँ डार्विन ने दिया था, और यहाँ पर पूछ रहा है प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? तो किसने दिया? डार्विन, और तो कहलाता है डार्विनवाद। यानी 31 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 31 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 32 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, यानी जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है। यानी 32 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर प्रश्न है, उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? तो लेमार्क नामक जो वैज्ञानिक थे, इसी ने ये उपार्जित लक्षणों का वंशानुगत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। यानी जो लेमार्क वैज्ञानिक थे उनका कथन था कि जब जीव जन्म ले लेता है उसके बाद उसमें कोई भी परिवर्तन होता है और उससे जो संतति उत्पन्न होगा उसमें भी वही परिवर्तन होगा, इसी का कहना था लेमार्क का। उसके बाद 34 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 34 नंबर प्रश्न है, पक्षी एवं चमगादड़ के पंख निम्नांकित में किस प्रकार के अंग की श्रेणी में आती है? तो यानी पक्षी का पंख और जो चमगादड़ का पंख है, यानी दोनों का कार्य क्या होता है? उड़ना होता है। यानी इसका कार्य समान है और इसका फंक्शन यानी स्ट्रक्चर क्या अलग अलग है। तो ये क्या हो जाएगा? समजात अंग हो जाएगा। यानी 34 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद 35 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन स्त्रियों में पाए जाने वाले लिंग क्रोमोसोम का जोड़ा है? तो वो कौन है? XX। यानी 35 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद 36 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार के प्रोटीन में द्विगुण की क्षमता होती है? तो द्विगुण की क्षमता किस में होती है? तो डीएनए में होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है? डबल धागे जैसा होता है, इस प्रकार होता है डीएनए का स्ट्रक्चर। उसके बाद 37 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 37 नंबर प्रश्न है, विकास की आधारभूत घटना क्या है? तो विकास की आधारभूत घटना क्या है? डीएनए का प्रतिकृतिकरण, यानी जो है विकास की आधारभूत घटना है। यानी 37 का आंसर भी
ए हो जाएगा। उसके बाद 38 नंबर प्रश्न है, समजात अंक के उदाहरण है। समजात अंक का क्या अर्थ होता है, यानी उसका जो स्ट्रक्चर है वो एक समान होना चाहिए और उसका फंक्शन अलग अलग होना चाहिए, यानी कार्य। तो पक्षी का चोंच, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है पक्षी के डैने, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है मनुष्य का मुंह और चौथा ऑप्शन है मनुष्य का नाक। तो ये क्या हो जाएगा, पक्षी के डैने हो जाएगा, यानी 38 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 39 नंबर प्रश्न है, जीन कहाँ पाया जाता है, यानी जीन कहाँ पाया जाता है, तो गुणसूत्र में जीन पाया जाता है, यानी 39 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर प्रश्न है, वह कौन सा कारक है जो वंशागत लक्षणों का नियंत्रण करता है। तो वो कौन सा कारण है, तो वो जीन है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होता है, स्थानांतरित होता है, यानी 40 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद 41 नंबर प्रश्न है, कोशिका के अभिकल्प का आधारभूत लक्षण क्या है, यानी जो कोशिका है इसका अभिकल्प का आधारभूत लक्षण क्या है, तो इसका क्या है, केंद्रक है, क्योंकि केंद्रक में ही क्रोमोजोम पाया जाता है और क्रोमोजोम में क्या पाया जाता है, जीन पाया जाता है। यानी जो 41 नंबर प्रश्न है इसका आंसर क्या हो जाएगा, 41 का आंसर ए हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं, 41 का आंसर ए हो जाएगा। 41 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद 42 नंबर प्रश्न करेंगे। तो 42 नंबर प्रश्न है, किसानों द्वारा जंगलों गोभी के विभिन्न प्रकार के गोभी का विकास क्या कहलाता है, यानी किसान यानी कृत्रिम, यानी जिसको मानव करता है उसको क्या कहते हैं, कृत्रिम, यानी मानव द्वारा बनाया गया, यानी 42 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 42 का आंसर। उसके बाद 43 नंबर प्रश्न है, डायनोसॉर किसका उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है, सरीसृप का उदाहरण है, यानी 43 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद 44 नंबर प्रश्न है, ब्रोकोली का विकास किस विधि से होता है, तो ये भी कृत्रिम चयन यानी कृत्रिम विधि द्वारा होता है, यानी 41 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पर आंसर यानी यहाँ पर 44 नंबर होना चाहिए, यहाँ पर 41, यहाँ पर 44 नंबर हो जाएगा, यानी यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 44 नंबर हो जाएगा। उसके बाद 45 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 45 नंबर प्रश्न है, किस स्थान को मानव का उद्गम स्थान कहा जाता है, तो वो कौन है, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, यानी 34 का आंसर क्या हो जाएगा, 45 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद 46 नंबर प्रश्न है, मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, संख्या पूछेगा तो कितना होगा, 46। अगर गुणसूत्रों का युग्म यानी जोड़ा पूछेगा तो वो कितना होता है, 23 जोड़ा होता है। जो 46 है इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 46 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 47 नंबर प्रश्न है, किस लक्षण यदि लक्षण ए किसी अलैंगिक जनन वाली जाति में 10% पाया जाता है और लक्षण बी उसी जाति में 60% पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा। तो सीधी सी बात है, जिसमें प्रतिशत यानी जीन यानी जेनेटिक मटेरियल का प्रतिशत अधिक होगा वही यानी सबसे पहले आया होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा किस में, तो बी में कितना है 60% और ए में कितना है 10। तो ए से कितना गुना अधिक है, यानी ए से कितना अधिक है, तो 50% अधिक है बी। तो सबसे पहले कौन आया होगा, तो बी आया होगा, यानी जो 47 है इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद 48 नंबर प्रश्न है, गुणसूत्र XX और XY किस नाम से जाने जाते हैं, तो ये लिंग गुणसूत्र के नाम से जाने जाते हैं, यानी 48 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 48 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 49 नंबर प्रश्न है, अंडाणु और शुक्राणु में कौन बच्चे के लिंग को निर्धारण करते हैं, तो शुक्राणु यानी नर निर्धारित करते हैं, यानी इसका क्या होता है, क्रोमोसोम XY होता है, यही लिंग को निर्धारित करते हैं, यानी 49 का आंसर क्या हो जाएगा, 49 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 50 नंबर प्रश्न है, एक नवजात बच्चे में XY गुणसूत्र युग्म पाया जाता है, तो वो लड़का है अथवा लड़की, तो लड़का के लिए कौन होता है X और Y और लड़की के लिए XX होता है, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, लड़का, यानी 50 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद 51 नंबर प्रश्न है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने
पैतृक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक होने का अध्ययन प्रथम बार किया था। तो वो कौन था? तो वो मेंडल था, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल था। यानी 51 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो सबसे पहले किसने आनुवांशिकी का अध्ययन किया? तो मेंडल ने किया था। और ये किस पौधा पर किया था? तो मटर के पौधा पर किया था। तो उसके बाद 52 नंबर प्रश्न है, मेंडल द्वारा अपने आनुवांशिकी के प्रयोग में किस प्रकार के पौधे का उपयोग किया गया था? तो मटर के पौधे पर उपयोग किया गया था। यह प्रश्न ऊपर भी आया था। उसके बाद 53 नंबर प्रश्न है, मानव में कितने रक्त समूह पाए जाते हैं? तो मानव में 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, यानी 53 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद 54 नंबर प्रश्न है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो वो कौन था? तो वो डार्विन था, यानी डार्विन ही विकास के सिद्धांतों का क्या था? प्रतिपादन किया था। यानी 54 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद 55 नंबर प्रश्न करते हैं और ये प्रश्न लास्ट है। 55 नंबर प्रश्न है, जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर कहाँ हुई थी? तो ये समुद्र में हुई थी, यानी जल में हुआ था। यानी 55 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो हमने इस वीडियो में 1 से लेकर 55 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न किया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को किसी भी प्रश्न में डाउट नहीं हुआ होगा। अगर किसी भी प्रश्न में डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।